दोस्तों नमस्कार। जब से ये केजरीवाल का घोटाला सामने आया है कि दिल्ली के अंदर जो शराब नीति बनी थी उसमें घोटाला हुआ, तब से मैं एक बात कह रहा था कि केजरीवाल किसी भी कीमत पे कहीं पे भी किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ये इंसान इस लेवल तक जा सकता है कि मेरे अलावा हिंदुस्तान में हर आदमी भ्रष्ट है और उसके लिए कोई भी इलॉजिकल दलीलें भी दी जा सकती। लेकिन दिल्ली की सीएम की कुर्सी और आम आदमी की कन्वीनर की कुर्सी, ये किसी भी कीमत में केजरीवाल नहीं छोड़ेगा। ये बात मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, क्योंकि इसके दो कारण हैं कि अगर सीएम की कुर्सी छूटती है तो जितने प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को मिलते हैं और सारा खर्चा टैक्स पेयर उठाता है, वो सब इनको जेब से देना पड़ेगा, जो इनके बस की बात नहीं। रही बात आम आदमी पार्टी की कन्वीनर की, अगर ये किसी और व्यक्ति को अपने पैरेलल ला के बैठाते हैं तो पूरी संगठन में इनकी पकड़ कम होगी और हो सकता है कि थोड़े समय बाद इनकी हरकतों के कारण इनकी जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है उस पर भी सवाल उठने लगे। तो ये दोनों पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं केजरीवाल के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो है ईडी का 7वां चार्जशीट। ईडी ने जो अपनी 7वीं चार्जशीट सबमिट करी है, 208 पेज का दस्तावेज है, उसमें कुछ भयंकर खुलासे हुए और जो बात मैंने शुरू में कही उसी बात की पुष्टि होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। उन 208 पेज की चार्जशीट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और उसका लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है उसकी भी हम चर्चा करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये घोटाला जो है वो सिर्फ 100 करोड़ का नहीं है। ये केजरीवाल की सिर्फ एक्साइज पॉलिसी का घोटाला नहीं है, क्योंकि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 300 करोड़ का मुनाफा हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। लीकर लॉबी को कम से कम 3 से 3,500 करोड़ का फायदा हुआ है और मेरा यह मानना है कि जो भी समझौता हुआ होगा उसके 3 हिस्से हुए होंगे। एक आम आदमी या केजरीवाल को मिलेगा, दूसरा लीकर लॉबी मुनाफा अपना रखेगी और तीसरा साउथ में कविता और उनकी टीम को मिलेगा। ये अरेंजमेंट हुआ होगा, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता है। और मुझे लगता है, जो शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये घोटाला करीब 1000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है उसमें ईडी ने 7वीं चार्जशीट में कहा है कि ये घोटाला करीब 1100 करोड़ का लगता है। ये वही बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूं। दूसरी बात, अब बाकी जो पैसे हैं वो कहां गए, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो तो गोवा को फोकस करके हो रहा है, जो मात्र 45 करोड़ है। बाकी पैसा कहां गया? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पर्सनल एसेट्स और कहीं जगह पे बेनामी संपत्ति और मनी ट्रांसफर, खासकर अगर मैं ये कहूं कि क्रिप्टो करेंसी में ये पैसा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। आने वाले समय में इनका इन्वेस्टिगेशन होगा, चीजें और सामने आएंगी, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है। जब कि ईडी का ये कहना है कि अगर इस पूरे एनालिसिस को देखें तो जिसने प्लानिंग की, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के कौन थे, पॉलिसी कहां बन रही थी, तो चीफ मिनिस्टर के बगैर तो ये पॉलिसी बन नहीं सकती। और खर्चा कहां हुआ? आम आदमी पार्टी के चुनाव में गोवा में। उसके अध्यक्ष कौन? केजरीवाल। पार्टी के मुखिया मतलब कि सरकार के मुखिया कौन? केजरीवाल। तो मतलब पैसे की उगाही से लेकर पैसे का यूटिलाइजेशन बगैर जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है उसके नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पूरी घटनाक्रम को, भ्रष्टाचार को डिजाइन करने का जो काम था वो केजरीवाल ने सिसोदिया के साथ मिलकर किया और जो ये पैसे का इस्तेमाल है गोवा में वो पार्टी के बाकी अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर उसने किया। अब ये स्थिति बहुत क्लियर होती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्तर पे केजरीवाल की जो पकड़ है अपनी पार्टी पे, उसमें यह कहना कि मुझे पता नहीं था, और दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल ये बोलता है कि बगैर सीएम के कुछ हो नहीं सकता।
दोनों ही स्थिति के अंदर अगर केजरीवाल ये बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल अब इस बात को मान रहे हैं कि वो इतने कमजोर हैं कि वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनको पता नहीं, लेकिन उन्होंने जानने का भी प्रयास नहीं किया सीएम की कुर्सी पर बैठे रहने के बाद भी कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, स्टेट का रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है। केजरीवाल ने कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया। क्या चीफ मिनिस्टर का ये काम होता है? दूसरा, आम आदमी पार्टी में कौन सा व्यक्ति क्या जिम्मेवारी लेगा ये कौन तय करता है? क्या केजरीवाल के बगैर कोई और है जो डिसीजन लेगा? और जब उनको आपने काम दिया और उनसे काम लिया, तो क्या आपने ये नहीं पूछा होगा कि क्या काम हुआ या नहीं हुआ? तो ये कहना कि मुझे पता नहीं, ये सच्चाई से भागने का एक रास्ता है। जो लोग अपने आप को महात्मा गांधी या सरदार पटेल या भगत सिंह का चेला बोलते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ एक ढकोसला था। तो कुल मिला के स्थिति ये रही कि ईडी ने एक तो ये कह दिया कि साहब ये घोटाला करीब 110 करोड़ का है। अब जब उनको एविडेंस दिखा के पूछा गया कि भाई ये पैसे कहाँ गए, तो उन्होंने बड़े साफ नजरिए से ये कह दिया, मुझे नहीं पता विजय नायर किससे कब कहाँ मिला, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये बात अलग है कि विजय नायर इनकी परमिशन के बगैर, इनकी कंसेंट के बगैर कोई काम नहीं करता था। ये इतने मेहरबान थे कि मंत्री का घर भी उसको दे रखा था। कहने का मतलब ये है कि अगर विजय नायर किससे मिला और कहाँ मिला, और ये कहना कि विजय नायर रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था और अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये है कि अब उन दोनों से ये पूछताछ होनी चाहिए कि क्या विजय नायर तुमको रिपोर्ट करता था, और जो रिपोर्ट करता था वो मिनट्स कहाँ हैं, वो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, वो फाइलें कहाँ हैं जिस पे विजय नायर तुमको रिपोर्ट करता था। मुझे लगता है एक इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये पता करने के लिए कि क्या वास्तव में विजय नायर रिपोर्ट करता था, तो किस मुद्दे पे करता था और कितने फ्रिक्वेंटली करता था। बहुत सारी चीजें वहां से भी एक्सपोज होकर निकलेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात ये आई कि भाई गोवा में, चलो ये तो उगाई का साधन था, आपने जो गोवा में खर्चा किया वो पैसा कैसे गोवा पहुंचा? आप कैश लेके गए जेब में? ऐसा भी नहीं था। या पंजाब सरकार का जो प्राइवेट प्लेन था, आप उसमें भर भर के कैश लेके गए, सरकारी प्लेन का दुरुपयोग किया? क्या ऐसा था? वो भी नहीं था। तो रास्ता क्या था? बैंकों के माध्यम से? ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो कह दिया मैं तो इस लूप में था ही नहीं, पार्टी से तो कोई पैसा गया नहीं। तो इसका मतलब पैसा कहां से आया? ये आया अनऑफिशियल चैनल से, और वो अनऑफिशियल चैनल है हवाला के। लेकिन अब हवाला ऑपरेटर को कौन मैनेज कर रहा था, कौन डील कर रहा था? क्या केजरीवाल खुद कर रहे थे? इतने मूर्ख तो वो है नहीं। जो व्यक्ति एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखा, जिसने एक कागज भी साइन नहीं किए, क्या वो खुद हवाला कारोबारियों से डील करेगा? मुझे नहीं लगता। तो इसके लिए उन्होंने एक अपना नया प्यादा प्लांट किया और उसका नाम था विनोद चौहान। विनोद चौहान ने केजरीवाल के कहने पे हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से 25 करोड़ रुपए गोवा पहुंचवाए, और हवाला ऑपरेटर्स ने इस बात को माना, विनोद चौहान ने इस बात को माना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप चैट्स के मैसेजेस भी मिल गए। अब स्थिति ये है कि अब विनोद चौहान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गोवा तक कैसे पैसा पहुंचा इसको बताने की। हवाला के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, स्क्रीनशॉट्स थे, व्हाट्सएप चैट्स थी, उनके जो भी डॉक्यूमेंट नंबर थे, वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से टैली कर गई। इसका मतलब ये है कि जो विनोद चौहान था वो पैसा गोवा में कैसे जाए इसमें इन्वॉल्व था। ये बात बहुत क्लियर हो गई। उसमें केजरीवाल के साथ उसकी चैट भी है। इसका मतलब, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं, कि केजरीवाल की कंसेंट के बगैर तो ये हो नहीं सकता। अब केजरीवाल साहब गोवा जाते हैं और 7 स्टार होटल में ठहरते हैं, उसका बिल कौन देता है? उनको ये भी नहीं पता, होटल किसने बुक कराया ये भी नहीं पता, खर्चा कहाँ से आया ये भी नहीं पता। और उनको पता है कि सरकारी अधिकारी या चीफ मिनिस्टर भी अगर जाएंगे तो इस तरह की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आधा बिल सरकार ने दिया और बचा हुआ पैसा आम आदमी पार्टी ने दिया।
अब आम आदमी पार्टी का जो चंद्रप्रीत है, जिस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस स्थिति में चंद्रप्रीत ने पैसा क्यों दिया, इसकी जानकारी चंद्रप्रीत के पास नहीं है, क्योंकि उसको तो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप पेमेंट करेंगे। पैसा कहां से आएगा, कहां खर्चा होगा, ये चंद्रप्रीत को समझने या सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का एम्प्लॉय था 55,000 रुपए महीने की दर पे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विनोद चौहान का इन्फ्लुएंस सिर्फ लीकर घोटाले या हवाला कारोबारी में नहीं हुआ है। वो एक और जो घोटाला हुआ है दिल्ली जल बोर्ड में, उसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी विनोद चौहान शामिल था। इसका मतलब यह है कि जिन अधिकारियों को उन्होंने की पोजीशंस पे बैठाया होगा, क्या वो विनोद चौहान या केजरीवाल की बात को टाल सकते हैं? ऐसा नहीं हुआ होगा। तो जब ऐसा नहीं हुआ, तो जो जल बोर्ड का घोटाला है, जिन जिन लोगों को की पोजीशंस पे इन्होंने बैठाया, अब उनसे पूछताछ करके पता लगेगा कि कितने पैसे दिए या क्या करके आप लोग यहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन और होनी बाकी है। इसके अलावा केजरीवाल का ये कहना कि साहब किस तरह से पेमेंट आया, कहां गया, मैं कहीं पे भी लूप में नहीं हूं। मुझे नहीं पता ये सारा काम जो विनोद चौहान कर रहा था वो जाने या कोई और जाने, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाया था कि केजरीवाल ने जो अपनी मेडिकल जांच की बात करी है, पेट स्कैन की, पेट स्कैन का तो काम होता है सॉफ्ट टिश्यूज को मेजर करना, यानी कि ब्रेन मैपिंग का, ब्रेन के टिश्यूज की कंडीशन को भी देखना। और शायद केजरीवाल को लगता है कि उनकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। उनको बाकी सब घटनाएं याद हैं कि मोदी ने कब क्या कहा और बाकी किसने कब कहा, लेकिन उन्होंने जो कांड किए उनको कुछ याद नहीं है। तो इस सेलेक्टिव मेमोरी की प्रॉब्लम केजरीवाल को भी हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि 9 समन जो इग्नोर किए ईडी का ये कहना है कि ये जानबूझ के किए गए, क्योंकि उनको पता था कि ईडी के हाथ एविडेंस लग गए हैं। अगर वो ईडी के कार्यालय चले गए, उनके एविडेंस सामने रख दिए गए, केजरीवाल के पास जवाब नहीं होगा और वो अरेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो लगातार ईडी से भागते रहे। तो दोस्तों, कुल मिला के अब नंबर आता है अतीशी का, नंबर आता है सौरभ भारद्वाज का। अब इनसे भी पूछना चाहिए ईडी को कि क्या विजय नायर आपको रिपोर्ट करता था, और इसी तरह से बाकी जो गोवा के पदाधिकारी हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या विनोद चौहान जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्शन में, उसमें मनी इसकी जो विनोद चौहान की भूमिका क्या रही। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने के कगार पे है, या आपको लगता है कि टैक्स पेयर के पैसे से चुनाव लड़ते लड़ते कभी तो रिलीफ मिलेगी? ये बात इंपॉर्टेंट है। आपका क्या सोचना है, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल वंदे मातरम।